कैसे हो मेरे दोस्त? नाइन्थ क्लास कैसी चल रही है? अरे तुम्हें पता है, जब मैं आया था ना नाइन्थ क्लास में, तो पहला पहला एनकाउंटर जो मेरा हुआ फिजिक्स के साथ, आह, मैं आज भी याद करता हूँ तो मुझे डर लग जाता है। पहली चीज जो मुझे नहीं समझ में आई थी, मैं क्यों बताऊं तुम्हें कि मुझे पहली चीज क्या नहीं समझ में आई थी। क्यों ना मैं तुम्हें समझा दूं और फिर बताऊं कि ये नहीं समझ में आई थी, तो सही रहेगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नाम बताना भूल गया, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरा नाम पता है। मेरा नाम है स्पीकिंग चॉक्स, और तुम्हारा नाम मुझे मालूम है, तो बताने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी नहीं बता सकते। तुम सुन रहे हो पॉडकास्ट, और अब बैठ जाओ एक जगह पे, क्योंकि मोशन चैप्टर, हाँ मोशन, अरे कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है। तुम्हारा दोस्त कौन? स्पीकिंग चॉक्स। तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम बस आराम से किसी गद्देदार जगह पे बैठ जाओ, और फिर मैं तुम्हें ये पूरा के पूरा चैप्टर यूं क्लियर कर दूंगा 20 से 25 मिनट के अंदर। ठीक है, बैठ गए? ओके, तो सुनो राम कथा। मेरे कहने का मतलब है सुनो कहानी। ये कहानी शुरू हुई है मूवमेंट से। अरे वो वाला मूवमेंट नहीं, वो गांधी वाला मूवमेंट नहीं। मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट होता है, साइन ऑफ लाइफ। हाँ, हम चल पाते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग है वो चलते हैं, ये साइन है लाइफ का। उस मूवमेंट पे बात शुरू हुई है, और वहीं से बात शुरू हुई थी कि मोशन क्या होता है। भाई नॉन लिविंग थिंग तो मूवमेंट नहीं करते हैं, भाई पत्थर तो पड़ा रहता है ना, लेकिन आप तो चलते फिरते रहते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि कार नॉन लिविंग है और वो चलती है? हाँ ठीक है, उसके मोशन को मोशन माना जाएगा। ठीक है, वो मूव कर रही है, लेकिन करा तो हम रहे हैं ना, अपने आप तो नहीं कर रही है। ठीक है, तो मोशन जो टॉपिक है ये बहुत मस्त है, लेकिन इसको समझने में जो मुझे दिक्कत आई थी, उसका एक कारण था। उसका कारण था छोटे मोटे प्री रिक्विजिट्स। जैसे कि मुझे ये नहीं पता था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। हंसने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है तुम्हें भी ना बताओ। हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये डायरेक्शन क्या होता है, और भी क्या क्या था याद नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना ये 9th में, तो सच बताऊं मुझे ऐसा लगा था कि मुझे तो साइंस ही नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा किसी और के साथ नहीं होगा। जिसका भी दोस्त है स्पीकिंग चॉक्स, समझो उसके साथ तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम बताना कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। देखो, कई क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मास है ना, मास होता है ना, लेंथ, लेंथ तो तुम्हें पता ही होगी, नापते हो ना, जैसे कि 2 मीटर, 3 मीटर, 50 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये सब ये लेंथ है। ठीक है, और टाइम, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। स्पीड है ना, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। ये सारी क्वांटिटीज है। और भी क्वांटिटी बताऊं, फोर्स है, ताकत लगाते हो ना, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज है। अब ध्यान से देखो, इन क्वांटिटीज में जैसे कि लेंथ, अब मैंने बोला 3 मीटर, और कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। 3 मीटर बोला तो पता चल गया कि लेंथ कितनी थी, लेट्स से रॉड की 3 मीटर। उसके बाद बोला 50 सेकेंड्स, तो 50 सेकेंड्स बस खत्म। टाइम कितना लगा? 50 सेकेंड्स लगे यहां से यहां पहुंचने पे, या ये खत्म करने पे, या एक गिलास पानी पीने में, व्हाटएवर। उसके बाद बोला 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था मैं, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला कि भाई डिग्री टेम्परेचर था 5 डिग्री टेम्परेचर। ओह 5 डिग्री तो बहुत ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म करते हैं, 25 डिग्री टेम्परेचर। ओके, तो 25 बताया तो काम बन गया, स्पीड में 20 बताया तो काम बन गया, लेंथ में 3 बताया, 3 मीटर में 3 बोला तो काम बन गया। तो ये 3, 20 और 25 क्या है? ये होता है मैग्नीट्यूड। हाँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये तो ठीक है, मैंने बोला आगे बताओ, तो आगे पता चला कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अब मैं बोलूं कि 5 न्यूटन मैंने फोर्स लगाई, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं, तो तुम मुझसे पूछोगे ना कि कहां लगाई दोस्त, कहां, डायरेक्शन तो बताओ। है, फोर्स को बिना डायरेक्शन के अगर बताऊंगा सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ, तो तुम पता नहीं लगा पाओगे। तो फिर वहां मेरे दिमाग की बत्ती खुली, और मैंने बोला कि यार कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको मैग्नीट्यूड के अलावा और कुछ नहीं चाहिए।
जैसे कि हो गई हमारी लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, और इस साल और पढ़ोगे करंट, हाँ इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके साथ अगर मैग्नीट्यूड, क्या मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन नहीं बताया तो वो पूरी की पूरी डिस्क्राइब ही नहीं होती हैं। जैसे कि वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, और आगे जाके पता चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तब मुझे बात क्लियर हुई कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेसिस पे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, और कुछ ऐसी है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो जो अकेले मैग्नीट्यूड से हो सकती हैं उनको बोलते हैं स्केलर, और जिन क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन का होना जरूरी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, उसे बोलते हैं वेक्टर। तो ये दो बातें अगर नहीं पता थी ना तो यार बहुत झोलझाल होने वाला है, बहुत झोलझाल। लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त, मैंने ये पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जो प्रॉब्लम तुम्हारे आने वाली थी, तुम्हारे रास्ते के पत्थर हटा रहा हूं मैं, पत्थर। ओके, चिंता नहीं करो। एक और बात बता देता हूं, अगर इस चैप्टर में जबरदस्त महारत हासिल कर रही है ना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि MKS सिस्टम यूज होता है। शॉर्ट फॉर्म बताइए ना। वैसे MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो जब भी आप लेंथ नापोगे तो स्टैंडर्ड वे है मीटर में नापने का, ठीक है। मास नापोगे तो बोलोगे किलोग्राम, और टाइम तो बोलोगे सेकंड। वैसे CGS भी होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, बट सबसे ज्यादा यूज होता है MKS। तो ये दो बातें समझ के चलोगे तो फिर मैं चैप्टर शुरू कर सकता हूं। बोलो करूं ना? मुझे पता है तुम बहुत एक्साइटेड हो सुनने के लिए। बड़ा ही मस्त चैप्टर है यार। सुनो सुनो सुनो, आगे क्या हुआ कि सबसे पहला मेरा पाला पड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। अरे यार एक जैसे ही शब्द थे लेकिन मजा बड़ा आया। डिस्टेंस होता है जैसे मैं तुम्हारे घर आ जाऊं तो कैसे कैसे जाना पड़ेगा मुझे, अपने घर से निकलना पड़ेगा, फिर लेफ्ट राइट, सीधा राइट लेफ्ट, ऐसे बता रहा हूं जैसे मुझे तुम्हारे घर का रास्ता पता है। लेकिन द थिंग इज कि किसी के भी घर जाओ यार, बड़ा सारा लेफ्ट राइट लेना पड़ता है, और कई बार तो ट्रैफिक जाम होने की वजह से यू टर्न भी लेना पड़ता है, और फिर किसी और रोड से जाना पड़ता है। तो यार पेट्रोल तो उतना ही लगेगा ना। अगर इतना सब कुछ चलाओगे तो जितना भी एक्चुअल पाथ है जो सच में तुमने ट्रेवल किया, अब चाहे यू टर्न की वजह से करना पड़ा हो, चाहे लेफ्ट राइट की वजह से करना पड़ा हो, चाहे जैसे भी करना पड़ा हो, मेरे घर से तुम्हारे घर तक जाने का जो भी एक्चुअल रास्ता था उसकी जो लेंथ है, हाँ उसे बोलते हैं डिस्टेंस। और अगर मेरे घर से एक ड्रोन उड़ा दूं, सीधा तुम्हारे घर आ जाए, सीधी लाइन बनाता हुआ, सीधी लाइन, हाँ, तो उस लेंथ को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बारे में फर्क बताया हुआ। मैंने बोला ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इन दोनों की यूनिट सेम है, हाँ यूनिट दोनों की मीटर है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम दोनों हाईवे पे रहते हो, मेरे घर से निकले, बाइक उठाई, सीधा जूं सीधे रह के तुम्हारे घर पे कूद गए, मतलब चले गए अंदर, तो ये तो हुआ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ज्यादातर हालत में डिस्टेंस हो जाएगा बड़ा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा ना। तो स्ट्रेट लाइन जो होती है ना इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, वो तो होती है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस होता है कोई भी पाथ ए से लेके बी तक जाने वाला। तो डिस्टेंस बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, या बड़ा हो सकता है, छोटा बिल्कुल नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ इसलिए तो मैंने बताया था तुम लोगों को कि वेक्टर और स्केलर दो तरह की क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, सिर्फ लेंथ से काम नहीं चलेगा। तो डिस्टेंस आप बोल सकते हो कि 50 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये फर्क है। सारे फर्क मैंने समझाए हैं क्लास में, तुम आओ तो आसाविद अभी में, बड़ा मजा आएगा। ओके ओके, आगे चलते हैं जल्दी से जल्दी, 25 मिनट के अंदर मुझे सब कुछ कराना है तुम्हें। हाँ, तो आगे था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन सुनते ही मुझे अपनी यूनिफॉर्म की याद आ गई। स्कूल में जब यूनिफॉर्म पहन के जाते थे तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि स्कूल की यूनिफॉर्म यहाँ पे काम आने वाली है। यूनिफॉर्म का मतलब पता है ना तुम्हें, यूनिफॉर्म मतलब फॉर्म चेंज ही नहीं हो रही है, सबकी एक जैसी।
तो यूनिफॉर्म का मतलब यहां पे भी वही है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसा मोशन जहां पे इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रैवल हो रहे हैं, हाउएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी। इस लाइन ने मेरा जीना हराम कर दिया। हर दूसरी डेफिनेशन में लिखा था हाउएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखो, अगर 60 की स्पीड से तुम 1 घंटे में कितनी दूर जाओगे, 60 की स्पीड से 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाओगे, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि 60 की स्पीड से 1 घंटे में तुम गए 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 30 ही गए होगे, मान के चलते हैं। 15 मिनट में 15 किलोमीटर गए होगे, 10 मिनट में 10 किलोमीटर गए होगे, 1 मिनट में 1 किलोमीटर गए होगे, 30 सेकंड में आधा किलोमीटर गए होगे। अरे क्या ऐसा होता है क्या? क्या बिल्कुल रोड पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आएगा क्या? क्या रोड पे कोई गाय वाय नहीं आएगी क्या? मतलब ये तो इंडिया है ना, कुछ तो आएगा बीच में। तो ऐसा करते हुए यार ये यूनिफॉर्म मोशन कि हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल में बी, कहने का मतलब है कि अगर आपने 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आधे घंटे तक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और आखिरी के आधे घंटे में 120 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी, ये मतलब नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है 60 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल किया है तो आधे घंटे में उसका आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। कहने का मतलब है जितना भी छोटा करते जाओगे टाइम इंटरवल, चाहे आप 1 सेकंड तक पहुंच जाओ, तो उसमें भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो हर सेकंड में अप्लाई हो रही होगी। अब यूनिफॉर्म मोशन मुझे तो ऐसा लगा कि भैया सच में तो हम ना कर पाए। हाँ, सच में तो कभी नहीं हो पाएगा यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, स्पेस में हो सकता है कि भाई एक ही मोशन से चली जा रही लाइट, ना वहाँ पे रेड लाइट है, ना कोई गाय आएगी बीच में, सीधा चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। लेकिन ये सड़कों पे तो मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलता है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखना है तो भैया हमारे से पूछो, क्या स्कूटर भगाते हैं लड़के, ज़े 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 ज़े, ये सारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर फ्री फॉल भी देख लिया जाए, जो ऊपर से गिरता है और ये नीचे आता है, तो वो भी तेज होता जाता है ना। अरे वो ग्रेविटी खींचती है ना नीचे, आजा नीचे, आजा आजा, तो वो जो खींचती है वो बाद में बताऊंगा मैं कितनी रफ्तार से खींचती है। लेकिन वो फ्री फॉल भी नॉन यूनिफॉर्म है। और ये जो ढै ढै करके लड़के गाड़ी चलाते हैं ना, तेज करते धीरे करते, तेज करते धीरे करते, ये सब एक्सेलरेटेड मोशन है, ये सब नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म के बीच में मैंने फर्क पता लगाया, तो आगे गया तो मैंने बोला जब इतनी स्पीड की बातें हो रही है तो मैंने भी बड़ी स्पोर्ट्स कार्स देखी हैं, जैसे कि वो बुगाटी होती है और वो फार्मूला 1 वाली रेसेस देखी हैं, और बाइक्स भी देखी, डुकाटी, हार्ले डेविडसन टाइप्स। तो मैंने बोला बताओ बताओ मुझे स्पीड के बारे में। तो पता चला स्पीड तो सिंपल सा डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन होता है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। यूनिफॉर्म स्पीड भी लिखी थी वहां पे और नॉन यूनिफॉर्म। अरे यार फिर यूनिफॉर्म वर्ड इतने बार इस्तेमाल हुआ है ना इस चैप्टर में कि मैंने तो यूनिफॉर्म पहन के ही पढ़ा है चैप्टर। मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम भी पढ़ लो, मतलब पहन लो, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब जहां पे कोई बदलाव ना आए। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस भी उतना, टाइम भी उतना, हाउ सो एवर स्मॉल द इंटरवल में बी। ये लाइन हर जगह जोड़ी हुई है। तो इंटरवल जितना छोटा करते जाओगे तो होता क्या है कि फिर वो बदल जाएगी, क्योंकि अगर आपने ऊपर नीचे की होगी, स्पीड बढ़ाई होगी, घटाई होगी, ये नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्कूटर चला ऐसे, ऐसा कितनी देर तक कर पाओगे मेरे दोस्त, कोई ना कोई तो सामने आएगा ही। तो यूनिफॉर्म स्पीड तो मुझे मिथ लगी भाई। मैं यहां से गया जैसे कि देहरादून तक, और वहां रास्ते में पता नहीं कितनी बार मैंने धीरे किया, तेज किया, रोका, खाना खाया और भी बहुत कुछ किया। तो ये सब मिला के फिर मैंने बोला यहां पे मैं क्या बताऊंगा कि मेरी स्पीड क्या थी। तो वहां लिखा था इसको ऐसी सिचुएशन में बताते हैं एवरेज स्पीड। हाँ, एवरेज स्पीड होती है ना, जैसे कि मैं देहरादून गया, दिल्ली से गया तो 250 किलोमीटर 250, और मुझे लगे 5 आवर्स। अब कौन पूछ रहा है कि बीच में मैंने कैसे गाड़ी चलाई। 250 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 5 आवर्स, 250 डिवाइड बाय 5, 50 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट। तो एवरेज स्पीड निकाली। मैंने कहा ये ठीक है यार, एवरेज स्पीड ही हमारे लिए सबसे काम का टॉपिक है। यूनिफॉर्म स्पीड मुझे नहीं लगता कि होती भी होगी। उसके बाद जब पता चला कि भाई ये स्पीड तो भाई स्केलर है, तो मैंने बोला इसका वेक्टर वर्जन तो बताओ। तो बोले उसको बोलते हैं वेलोसिटी, मतलब स्पीड भी बताओ और डायरेक्शन भी बताओ, तो वही स्पीड बन जाएगी वेलोसिटी। तो मैंने बोला यार एक ही चीज के लिए दो चीजें क्यों रख रखी हैं।
तो पता चला कि फिजिक्स में ज्यादातर वेलोसिटी ही यूज होती है। हाँ, हमें पता चल जाए कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है 30 की स्पीड से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 30 की स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रहा है तो फर्क पड़ता है। तो डायरेक्शन बताना जरूरी हो गया। और जहां जहां वेक्टर लिखा था उसके ऊपर एक एरो लगा दिया था, वही जो वो चलाते थे ना, पाक, वो भगवान जी चलाते थे ना वो धनुष बाण, उसका वो जो बाण होता है उसको बोलते हैं एरो। और वो एरो बना रखा था वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। तो तुम ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी में बता चुका हूं तुम्हें, है ना। और अब दूसरी बता रहा हूं वेलोसिटी। वेलोसिटी होती स्पीड ही है, कुछ नहीं है। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी, बट इन अ गिवन डायरेक्शन। ये वर्ड बस जोड़ दो तो स्पीड से बन गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में कुछ नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब जब एरो जोड़ ही दिया है तो डिस्टेंस को क्यों लेंगे वो लोग, वो डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इसका मतलब बॉडी चल रही है बिल्कुल सीधी लाइन में, खत्म, तीर की तरह, गोली की तरह, गोली हो जाओ बिल्कुल, हाँ, गोली की तरह जा रही है सीधी। तो इमेजिन करो कि एक चीज सीधी जा रही है और उसकी जो भी स्पीड होगी, और पता ही आपको कि डायरेक्शन चेंज हो नहीं रहा है, तो सीधा बोल दो कि इसकी वेलोसिटी निकाली जा सकती है। तो वेलोसिटी तब निकलेगी जब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होगा। अब यहां पे भी आ गई यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मतलब कि स्पीड नो चेंज, डायरेक्शन नो चेंज, और कुछ चेंज नहीं हो रहा, सीधा चले जा रहा है और बिल्कुल 30 की स्पीड से चले जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर सीधी रोड में, बिल्कुल कुछ नहीं आगे, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है और सब गाड़ी आगे से हटा दी है। तो ठीक है भैया, हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना, अगर मुड़े मुड़े राइट लेफ्ट लिया, गोल वोल घूमे, खत्म, वहीं से वेलोसिटी फिर यूनिफॉर्म नहीं रही। तो यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बस एक ही तरीका है कि सीधी रोड पे चलाओ और स्पीड को कांस्टेंट रखो। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो बहुत अच्छा है, चेंज कर दो स्पीड, बढ़ा दो या एकदम कम कर दो, या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, गोल गोल घुमा दो, या दोनों कर दो, तेजी में कमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर दोनों चेंज हो रहे हैं। बढ़िया। तो मैंने बोला ठीक है भाई, डिस्टेंस पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, यूनिफॉर्म मोशन पता चल गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पता चल गया, स्पीड पता चल गई, यूनिफॉर्म स्पीड पता चल गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पता चल गई, वेलोसिटी पता चल गई, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी पता चल गई। आगे बताओ क्या करना है। तो पता चला कि वेलोसिटी जो ये लड़के भगाते हैं ना, दौड़ाते हैं ना, ऐसे करके एक्सेलरेट करते हैं कारों को। तो मैं बता दूं, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स है। जब भी चलाना, जब बड़े हो जाओ 18 के ऊपर, जब तुम सीखो तो आराम से चलाना, देर भली है बट एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन दूसरी बात सुनो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दिया था इसके आगे। हाँ, अब जब वेलोसिटी दे ही दी है तो अब चेंज होगी। मतलब 5 पे थे तुम, एकदम से 15 पे पहुंच गए, तो 5 से 15 में पहुंचने में तुमने क्या किया, 10 की वेलोसिटी बढ़ा दी। तो मानो तुम एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, 5 की स्पीड से स्कूटर चला रहे थे, स्कूटर, बाइक, साइकिल, जो तुम्हें ठीक लगे, तो तुम 5 की स्पीड से चला रहे थे और तुमने कर दिया 15। तो 5 से 15 गए तो 10 हो गया। तो तुम बोलोगे कि 10 हो गया, तो कैसे कर सकते हो ये 10? तुम ऐसे भी कर सकते हो, धीरे धीरे, जैसे वो हमारे इंडिया के ऑटो करते हैं ना, इतनी धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हैं कि मुझे हंसी आ जाती है, लगता है कि भाग के इससे आगे निकल जाओ। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे एक्सेलरेट करोगे या तेज करोगे ऐसे करके, तो वो जो जैसे कार्स का ऐड आता है ना, 0 to 100 in 3 seconds, 2 seconds, 5 seconds, 7 seconds, मुझे लगता है एक दिन में 1 सेकंड हो जाएगा। तो जब तेजी से करोगे तो तेजी से एक्सेलरेशन होगा। तो बात तो बिल्कुल सिंपल थी, कितनी वेलोसिटी बढ़ाई अपॉन टाइम। तो सिंपल सी बात थी, v माइनस यू। अच्छा, v नहीं बताया, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, v फॉर विक्ट्री मतलब फाइनल वेलोसिटी, एंड u फॉर अम्ब्रेला मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो v माइनस यू अपॉन t, कितना टाइम लगा और कितनी बढ़ी, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बस इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो फिर मेरे दिमाग में बात आई कि यार ये v माइनस यू में अगर ये चेंज ही नहीं की, तो नहीं की चेंज, हमने नहीं करते, जाओ नहीं बढ़ाते, बोलो क्या करना है। तो पता चला कि v माइनस यू में v और u बराबर हो जाएंगे, चेंज नहीं की तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन 0। मैंने कहा हाँ चलो ये तो पॉइंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बढ़ा दी तो, अगर बढ़ा दी तो v माइनस यू पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, जैसे कि हमारा आया था 15 माइनस 5 10। 10 की स्पीड बढ़ाई लेट्स से 5 सेकंड में, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 मीटर आगे। अरे यार,
तो पता चला कि वेलोसिटी की तो सिंपल सी होती है, वो SI यूनिट वेलोसिटी होती है ना, मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे तो चेंज इन वेलोसिटी था, मतलब ऊपर था मीटर पर सेकेंड और एक टाइम नीचे और था, फिर से सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। तो यहां पे तो मेरे पर निकल आए, पर मीटर पर सेकेंड हो गया, पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली बार मैंने ऐसी SI यूनिट देखी थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों ना हो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और उसका रेट ऑफ चेंज नाप रहे हैं, तो ये तो वेक्टर होनी ही थी, तो ये वेक्टर हो गई। फिर मैंने बोला अगर ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, तो ब्रेक लगाएंगे तो भाई 15 से 5 पे आ गए आप, तो 15 - 5 करने की बजाय अब फाइनल वेलोसिटी होगी 5 और इनिशियल थी 15, तो 5 - 15 हो जाएगी, और 5 - 15 होता है -10, -10/5 दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड। ओ, तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आए इसका मतलब ब्रेक लगाए तुमने, ब्रेक है ना, ब्रेक लगा दिए, और अगर ब्रेक लगा दिए तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्ड हो रही है, स्लो हो रही है गाड़ी। तो नेचर में कहां देखा है, मैं ये सोचने लगा कि भाई हम तो ब्रेक लगाते हैं, नेचर में देखा है ना, जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो पहले तो हमारे हाथ से तो बहुत तेजी से छूट जाती है, लेकिन ऊपर जाते 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 एक जगह पे रुकती है, फिर वहां से नीचे आना शुरू होती है। तो ये जो ऊपर जा रही थी ना, तो ये रुकी तो रही थी। हाँ, तो ग्रेविटी में भी जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड नहीं लगता, -10 मीटर पर सेकंड लगता है। तब मुझे बात समझ में आएगी, कोई बात नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। भाई मेरे को बहुत बढ़िया समझ में आया, लेकिन इतना गुस्सा आया ना मुझे, अगले पेज पे वहां लिखा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। खैर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कोई कहीं देखने को नहीं मिलता भाई साहब। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कोई भी कार भी अगर धीरे धीरे यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करेगा तभी हो सकता है, वरना नेचर में तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही वाला होता है कि ऊपर से आप एक पत्थर को फेंको और वो ग्रेविटी से नीचे जाएगा, अपने आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करेगा। हाँ, एक वो होता है, या फिर एक दो एग्जांपल और दिए हुए थे कि वो जो होता है ना झूला, जिसमें हम क्या कहते हैं उसको, फिसलते हैं जिसमें, हाँ वो स्लोप जैसा बना होता है, उसमें अगर फिसल के आओ वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो मैंने बोला ये भी ग्रेविटी की वजह से ही है ना, ये भी तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहे हैं, तो वो फ्री फॉल जैसे ही हो गया, बस बीच में स्लोप लगा दिया। फिर तीसरा एग्जांपल दिया हुआ था कि स्लोप में से साइकिल उतारो। अरे मैंने कहा ग्रेविटी से बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे? इंसान यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करा भी पाते हैं कि नहीं? हाँ, करा लेते होंगे, मुझे नहीं पता, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये होता है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो हमें अच्छे से आता है, हम सब जो रोड पे गाड़ी चलाते हैं वो सब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होता है। कभी भी तेज कर देते हैं, कभी भी धीरे कर देते हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, और वो भी होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद मुझे कुछ रिलीफ हुआ, क्योंकि वहां पे कुछ लिखा नहीं था, लेकिन जो बना हुआ था ना वो और भी टफ था। वहां पे बने थे ग्राफ्स। उफ, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पेन पॉइंट ग्राफ था, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ओ, 2 बार हो गया। ओके, एक्स और वाई एक्सिस बनाना तुम्हें आता है, ये मुझे पता है, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस, एक्स वाली वो आती होती है वो हॉरिजॉन्टल वाली, वो पुल जैसी, और वाई एक्सिस वैसी होती है वो टावर जैसी सीधी खड़ी हुई, ठीक है। हाँ, तो एक्स और वाई एक्सिस बनाया और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया, ज्यादा दूर भी नहीं गए, मतलब पूरा नहीं बनाया कोऑर्डिनेट प्लेन, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया कोना सा। नाउ इस कोने पे मैंने लिखा 0, और जो वाई एक्सिस थी वहां पे लिखा डिस्टेंस, और जो एक्स एक्सिस थी वहां लिखा टाइम। अब ये टाइम और डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब 2 क्वांटिटी हैं, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। डिस्टेंस टाइम, 1 सेकंड बाद यहां था मैं, 2 सेकंड बाद यहां था मैं, 3 सेकंड बाद यहां था मैं। अब इन सबको जोड़ दो, क्या बनेगा? कोई ना कोई डायग्राम तो बनेगा ना, कोई लाइन बनेगी, कोई कुछ बनेगा, कोई कर्व बनेगा, कुछ तो बनेगा। तो 3 तरह के दिए हुए थे डायग्राम। पहला था एकदम जैसे वो आदमी मर जाता है ना, तो सीधी लाइन हो जाती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, वैसी लाइन। अरे यार, पहले सेकंड में भी वही डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में भी वही डिस्टेंस, तीसरे सेकंड में भी वही डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस बदल ही नहीं रहा है तो तुम आराम कर रहे हो क्या एक जगह पे? तो नीचे लिखा था कि हाँ, बॉडी इज एट रेस्ट। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो फिर वो 0 से जो शुरू हुई लाइन, तो वो आगे बढ़ती जा रही थी, ऊंची होती जा रही थी। अरे मैंने कहा ये बाबा, ये तो हर सेकंड में ये डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन थी। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ स्मॉल द इंटरवल मे बी। तो ये लाइन तो अगर मेरे को बोलनी पड़ेगी, मुझे बड़ा मजा आता है बोलने में। तो ये हुई स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी तो उसको बोला इन्होंने यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी। ये था यूनिफॉर्म मोशन। तो स्ट्रेट लाइन बोले तो यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनी तो यूनिफॉर्म मोशन हो गई। अब एक नई चीज पता चली कि अगर इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम करो तो स्पीड निकल जाती है। तो मैंने बोला इसमें नई चीज क्या है, तो वहां लिखा हुआ था, अरे घोचू ग्राफ में देखना, अगर डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस निकालना होगा तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन एक, है ना। वो डिस्टेंस लिखा था ना वाई एक्सिस पे, तो स्ट्रेट लाइन है ना। जो भी लाइन आपने बनाई है वो जो ग्राफ बनाया है उसमें किसी भी पॉइंट से एक नीचे तक लाइन खींच दो और फिर वहां से लेके 0 तक चले जाओ हॉरिजॉन्टली, तो टाइम भी निकल आएगा। तो ये जो एक तरीके का ट्रायंगल सा बन गया, हाँ ट्रायंगल सा बन गया। और उस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो हमने बनाई थी, वो जो ग्राफ में बनाई थी। ये जो परपेंडिकुलर है ना ऊपर से नीचे तक, ये है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला बेस जो है जो टाइम वाली लाइन पे है वो बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके इन्होंने बोल दिया उस बात को स्लोप। अरे बाप रे बाप, मैं बिल्कुल घबरा गया, ये नया टर्म आ गया। लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते जाओ, जिसको बाद में ट्रिग्नोमेट्री में तुम सीखोगे tan थीटा। हाँ तो वही tan थीटा, करना कुछ नहीं है यार, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है। अब किसी भी पॉइंट पे अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना ही पड़ेगा इस वाले में। इसको बोलते हैं स्लोप, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, हाँ क्या होता है, कुछ नहीं होता। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है तो स्पीड ही होता होगा, तो स्पीड होता है। लेकिन स्लोप का एक फायदा मुझे नजर आया, स्लोप सीखने से ये पता चला कि भाई कोई भी लाइन अगर 2 लाइनें दी हो तो उसमें जो ज्यादा खड़ी हुई लाइन है, मतलब जो ज्यादा वाई एक्सिस के पास है, उसका स्लोप हाई है। हाँ तुम निकाल के देख लो, कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पास होगी उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस बड़ा आएगा, है ना, करके देख लो तुम कॉपी में, तो बड़ा आएगा। तो जितनी लाइन वो वाई एक्सिस के पास जाती जाएगी, सीधी खड़ी होती जाएगी, उसका स्लोप बढ़ता रहेगा। तो अगर 2 गाड़ियों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो तो फटाफट बता सकते हो सिर्फ स्लोप देख के कि किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड कम है, किसका चालान काटा है और किसका नहीं काटना है। नहीं, चालान काटते वक्त तो वो उससे रेडार वाली गन से देख लेते हैं, इतना टाइम थोड़ी ना होता उनके पास स्लोप निकालने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर ये लाइन सीधी होने के बजाय अगर एक कर्व ले ले, इसका मतलब पहले सेकंड में इतना डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में उतना नहीं थोड़ा और फिर तीसरे सेकंड में उतना नहीं थोड़ा और। अगर कर्व आ गया तो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, क्योंकि कर्व तो ऊपर की तरफ जाता रहेगा। सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो पता चला कि इनमें से अगर कर्व आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो यूनिफॉर्म मोशन। मैंने बोला सही है यार, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो मुझे समझ में आ गए। फिर आगे जाके देखा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी था, मतलब वही डिस्टेंस की जगह पे वेलोसिटी लिख दी थी। अब कहानी बदल गई। अब देखो वेलोसिटी और टाइम अगर है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे, तो वेलोसिटी अगर बिल्कुल ऊपर से सीधी है, बिल्कुल वो डेड मैन की तरह सीधी, तो इसका मतलब नहीं है कि बॉडी इज एट रेस्ट है। हाँ डिस्टेंस बदले ना बदले, डिस्टेंस नहीं बदला था तो बॉडी रेस्ट पे थी। लेकिन इस वक्त अगर वेलोसिटी ऐसी हो गई सीधी बिल्कुल लेटी हुई हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब एक ही वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट चलता जा रहा है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में है। नंबर 1, वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, हाँ ये बोल सकते हैं एक्सेलरेशन नहीं हो रहा क्योंकि वेलोसिटी बदल नहीं रही, क्योंकि जब तक वो बदलेगी नहीं तब तक एक्सेलरेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ राइट, ओ सॉरी मुंबईया आ गई थी मेरे अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि दूसरा जो ग्राफ था वो वही ओरिजिन से शुरू हुआ था और सीधी डंडी ऊपर तक गई थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे पहले डिस्टेंस बढ़ रहा था लेकिन रेगुलर इंटरवल में, हाँ तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग in equal proportions in equal interval of time howsoever the interval small may be। फिर गलत बोल दिया मैंने। तो जितना भी छोटा इंटरवल हो जाए वेलोसिटी बिल्कुल कायदे से बढ़ रही है, इसका मतलब वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, ये ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन का है। यहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है भाई, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना वो यूनिफॉर्म हो रहा है। रेट ऑफ चेंज तो बिल्कुल कांस्टेंट है क्योंकि सीधी लाइन है। इसमें एक बड़ा ही यूनिक ग्राफ देखा, ये जो ओरिजिन से निकल के लाइन जाती है वो तो तुमने बहुत बार देखी होगी। एक लाइन एक्स एक्सिस में बहुत ऊपर से आ रही थी और नीचे आके हाँ उल्टा झूला वाई एक्सिस के एक टॉप वाले पॉइंट से और एक्स एक्सिस के राइट वाले पॉइंट पे जाके जुड़ गई।
तो मैंने बोला ये क्या है, तो बोल रहे वेलोसिटी देखो कितनी ज्यादा थी पहले सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड पे कम हो गई, नीचे हो गई, नीचे हो गई, नीचे हो गई। अच्छा, तो ये वेलोसिटी कम हो रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़ सकती है स्ट्रेट लाइन में, तो वेलोसिटी कम क्यों नहीं हो सकती? ऊपर से नीचे आ रही है तो वो वहां पे हो गया रिटार्डेशन, वेलोसिटी कम हो रही है। हाँ, तो ये तो मुझे कहा बहुत बढ़िया है यार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर बिल्कुल लेटी हुई हो तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन जीरो है। अगर लाइन ओरिजिन से लेकर ऊपर जा रही हो, वेलोसिटी बढ़ रही है, बट बिल्कुल कड़क तरीके से, बिल्कुल रेगुलर इंटरवल में, बिल्कुल एक जैसी बढ़ रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। और अगर उल्टा ऊपर से नीचे आ रही है, वाई एक्सिस से नीचे जेड एक्स की तरफ आ रही है, तो बोलेंगे कि ये वेलोसिटी तो धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन हो रहा है, बट हो अभी भी यूनिफॉर्मली रहा है। इसके बाद मैंने देखा कि जो जीरो से शुरू होकर ऊपर तक गई थी ना वेलोसिटी, वो जीरो से ना शुरू होकर थोड़ी ऊपर से शुरू हुई। तब पता चला कि इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मतलब हर बार थोड़ी ना तुम बिल्कुल जीरो से ही शुरू करोगे, नहीं, करते तो सब लोग जीरो से ही शुरू हैं, लेकिन आपने कहां से नोट करना शुरू किया, तो इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकती थी। कोई बात नहीं, ये बहुत सिंपल सी बात थी। मजा तो तब आया जब ये लाइन कर्व में बदल गई। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो भी यूनिफॉर्म नहीं हो रही है। इसका मतलब पहले सेकंड में थी 5, दूसरे सेकंड में 10, और तीसरे सेकंड में 25, और फिर चौथे सेकंड में 50, तो एकदम तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब एक तो बढ़ रही है, डेफिनेटली एक्सेलरेटेड मोशन है, चेंज तो हो ही रही है ना, और रेट ऑफ चेंज को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन, लेकिन बढ़ भी ठीक से नहीं रही है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है यहां पे। बाप रे बाप, यूनिफॉर्म से मेरा पीछा छूटा थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने देखा वहां पे लिखी थी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और कोने में लिखा था पूरा के पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे बच्चे ज्यादा फंसते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसा क्या है इसमें, जरा मैं भी देखूं। तो पता चला भैया ये सारे के सारे क्वेश्चन में 2 बातें तो इन्होंने ठान के रखी हुई है। पहली बात कि स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रही है, वही वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिल्कुल मतलब कांस्टेंट नहीं है, बट स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बिल्कुल। अगर बोल दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बस हर सेकंड में 2-2 की स्पीड बढ़ेगी। बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हर एक में 5-5 की बढ़ेगी। बोल दिया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हर एक सेकंड में 3-3 की स्पीड कम होगी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या क्या होता है, ये मैंने देखा तो मुझे पता चला 5 चीजें चाहिए होती है। इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं यू फॉर अम्ब्रेला, ए फॉर एक्सेलरेशन, टी फॉर टाइम, वी फॉर विक्ट्री जो है वो हो गई फाइनल वेलोसिटी, और एस फॉर डिस्टेंस। तो 5 चीजें थी इनिशियली जहां से चालू करोगे। अच्छा, चालू करने में एक बहुत ही चालू वाली बात है, मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी कोई चीज रेस्ट से शुरू होती है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अरे तुम्हें मैं बताऊं, किसी किसी क्वेश्चन में तो दोस्त ये लिखा ही नहीं हुआ था, और मैं परेशान हो गया कि यार 5 वेरिएबल है, 4 की इक्वेशन है एक वेरिएबल अगर ना दिया हो तो वो तो मैं निकाल लूं, 2 ना दिए हो तो मैं कैसे निकालूं। तो मुझे याद आया कि जब मैं 9th में था तब भी मैं इसी में फंसा था। पता है किस वजह से फंसा था? ये जब कहीं पे लिखा होता ना बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अरे यार इंग्लिश में लिख देते हैं रेस्ट, अब हमें क्या याद है, मतलब सपना आएगा कि u = 0 डालना है। बट तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है अब अगर बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट है तो u = 0 है ना। अगर हवा से कोई बॉल को नीचे फेंक दोगे तो u होगी कुछ ना कुछ, लेकिन अगर ड्रॉप कर दोगे, हाँ ड्रॉप, तो u = 0 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल फंस रहे थे, जिसमें मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि u को 0 डाला तो डाला कैसे इसने। लेकिन सिंपल सी बात है, u 0 हो गया क्योंकि आपने बॉडी स्टार्ट एट रेस्ट या फिर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इन केसेस में u 0। और v भी 0 होता है भाई। अगर फाइनल वेलोसिटी कोई गाड़ी जाके रुक गई एंड मतलब बोल दे कि ट्रेन केम टू अ हॉल्ट या कार स्टॉप्ड, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। वो बताएंगे नहीं तुम्हें, हाँ बड़े चालू है, बताएंगे नहीं कि v 0 हो चुका है, बस बोल देंगे कि ट्रेन रुक गई, कार रुक गई, ये रुक गया, वो रुक गया, ठीक है। और तो और बॉल को ऊपर फेंकेंगे जोर से, झुक, और जब टॉप पोजीशन आएगी ना बॉल की, तो वहां पे भी तो कुछ टाइम के लिए v 0 होगा, ये भी खुद ही पता लगाना होता है। तो बस इसमें मुझे यही बस 2 गड़बड़ लगी कि v और u अगर पता चल जाए तो 3 इक्वेशन दी हुई थी। पहली थी v = u + at, ये तो बहुत सिंपल थी क्योंकि ये तो वही एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से बनाई है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ना v - u, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो टाइम ऊपर ले जाओ तो 80 हो गया, और v को भी u को भी उधर ले जाओ तो v = u + at हो गया। तो ये एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से बन गई v = u + at।
दूसरी थी, अब देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ध्यान से देखो इसमें s नहीं है। हाँ, बस ये नोट करके रखना अपने दिमाग में, कहीं छोटे से कोने में रख लो कि पहली वाली में s नहीं है, s मतलब बोले तो डिस्टेंस नहीं है, और दूसरी वाली है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी के ऊपर स्क्वायर है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें v नहीं है, v फॉर विक्ट्री, और तीसरी है v स्क्वायर, v फॉर विक्ट्री वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ ठीक पहचाना, इसमें t नहीं है। तो 3 इक्वेशन 5 वेरिएबल से बनी हुई, पहली वाली में s नहीं है, इसका मतलब 4 वेरिएबल है, दूसरी वाली में v नहीं है, और तीसरी वाली में t नहीं है। तो करना क्या था, सीधा क्वेश्चन पकड़ो और क्वेश्चन देखो, और देखो कि इन 4 में से कौन से 3 दिए हुए हैं और चौथा निकालना है, यूं निकल जाएगा। अरे मैं हूं स्मार्टेस्ट टीचर ऑफ दिस प्लैनेट। सिंपल सी बात है, तीनों इक्वेशन में कुछ करना ही नहीं है, तीनों इक्वेशन को समझ लो, मैं तुम्हें क्लास में समझा दूंगा, तुम मेरी कॉन्सेप्ट क्लास देख लो यार, उसमें स्पीकिंग चॉक्स की ऐप में। हाँ, वहां पे पूरा क्लियर कर दिया, तीनों की तीनों इक्वेशन मैंने फटाफट सॉल्व करके दिखाई है कि कैसे होता है, और सारे के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। और तुम देखना आराम से हो जाते हैं। 4 वेरिएबल है, एक नहीं दिया होगा, बस बाकी 3 तुम्हें समझना है, और समझने में 1-2 ही दिक्कत आ सकती है, जैसे कि वो u इज इक्वल टू 0 दिखाई नहीं देगा, और v इज इक्वल टू 0 कभी कभी दिखाई नहीं देगा, और एक्सेलरेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर वो गाड़ी रुक रही है तो वो नेगेटिव नहीं बताएगा तुम्हें, एक्सेलरेशन बोलेगा कि ब्रेक अप्लाई किए थे। अब तुम्हें खुद सोचना होगा कि जब धीरे हो रही है स्पीड, तो ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, ये -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? है ना इंटरेस्टिंग, है ना? याद करोगे तुम कि दोस्त ने पहले ही बता दिया था। और अगर बॉल को ऊपर फेंकोगे तो भी ये सेम चीज हो सकती है कि एक्सेलरेशन 9.8, जनरली 10 बोलते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जब ऊपर जा रही होगी ना, तो -10 लगाना पड़ेगा बस। इसमें अगर गड़बड़ कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। और जैसे ही मैं थोड़ा सा खुश हुआ तो मुझे दिखाई दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने बोला हे भगवान, ये पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा। लेकिन ये आखिरी टॉपिक था, बिल्कुल शांत गदाधारी भीम, ये मैंने अपने आप को बोला और मैं आगे बढ़ गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में कुछ नहीं है, वो जो गोल चक्कर में कोई घूम रहा है, अगर जैसे कि पत्थर को वो धागे से बांध के घुमाते हैं ना वो खेतों में चिड़िया उड़ाने के लिए, और वो ओलंपिक्स में जो हैमर थ्रो वो गोल गोल घुमा के एक जगह से छोड़ देते हैं, तो उसी पे पता चल जाता है कि जब वो छोड़ते हैं तो उस रास्ते पे जाता है जिस रास्ते पे वो गोल गोल घूमते हुए उस सेकंड पे चल रहा था। नहीं समझ में आया? देखो, अगर तुम पत्थर को गोल गोल घुमाओगे और अचानक से धागा छोड़ दोगे तो वो तुम्हारी तरफ नहीं आएगा, वो कहीं जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात दी गई थी वो ये थी कि हो सकता है कि उसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट हो, एक ही तरीके से घूम रहा हो, जैसे पंखे के ब्लेड घूमते हैं। हाँ, अब पंखे के ब्लेड के बिल्कुल टिप पे अगर एक तुम कोई ऑब्जेक्ट रख दो, एक कोई कॉइन चिपका दो और वो कॉइन घूमने लग जाए गोल गोल, तो बोलोगे ना कि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। हाँ, तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलेगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी भी है। यही तो चोर है यहाँ पे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है ना, तो उसका डायरेक्शन हर सेकंड में चेंज हो रहा है। इसके पीछे उन्होंने 4 डायग्राम बना दिए, एक रेक्टेंगल बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, एक ऑक्टागन बना दिया, एक गोला बना दिया। सीधे से बोल सकते थे, नहीं मैं समझता हूं कि उन्होंने 4 डायग्राम एनसीईआरटी में इसलिए बनाया ताकि बच्चों को समझा सके कि देखो ये चकोर होता है 4 बार डायरेक्शन बदल रहा है, ये ऑक्टागन है तो ये देखो 8 बार बदल रहा है, और इस सर्कल में हर सेकंड में बदल रहा है। तो फिर मैंने सोचा और दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि डायरेक्शन है क्या हर पॉइंट पे, तो पता चला टेंजेंट। हाँ, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, और अगर ये वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है जबकि कोई स्पीड नहीं बढ़ रही? तो आंसर है हाँ, सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने से भी एक्सेलरेटेड मोशन है। ओहो, तो फिर पता चला कि मैंने और भी कहीं पढ़ा है कि एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। मैंने बोला बताओ यहाँ पे फोर्स कहाँ से मिल रही है इसको? तो पता चला रस्सी तुम्हारे अंकल ने पकड़ी हुई है। अरे यार, रस्सी मैंने पकड़ी हुई थी और गोल गोल घुमा रहा था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, तो फोर्स मेरे हाथ से लग रही है, जैसी रस्सी छोड़ूंगा तो अपने रास्ते निकल लेगा। अच्छा ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स है और एक्सेलरेटेड मोशन है ये, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, स्पीड ना चेंज हो रही हो, लेकिन फिर भी ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक बात बताऊं, मुझे तुम्हें ये सब डिस्क्राइब करते हुए इतना मजा आ रहा है ना, मैं चाहता हूं कि तुम खूब एक्सेलरेट करो अपनी लाइफ में, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करना, ठीक है? और उतनी हाइट पे पहुंचना जितनी हाइट पे कोई नहीं पहुंचा।
तुम मेरे साथ मिलो मुझे प्री रिक्विजिट्स पे। तुम्हें और भी टॉपिक पढ़ाने हैं मुझे, ऐप डाउनलोड करो और प्री रिक्विजिट के वीडियोस देखो। उसके बाद ज्वाइन करो आशा विद अभी, और फिर करो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। और हाँ, वहां पे भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है। तो स्पीकिंग चॉक्स की ऐप अभी डाउनलोड करो और मेरे से और गहरी दोस्ती करो। मिलते हैं जल्दी से। मैं तुम्हारा वही पुराना दोस्त, स्पीकिंग चॉक्स।